सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी हुई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मुंबई की चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा कोना छुपा हुआ था, जिसे हवेली नंबर 13 कह के बुलाते थे। सदियों पुराना टूटा फूटा ये हवेली, ये घर, इसकी खौफनाक कहानियाँ पूरे एरिया में घूमती थी। कहते थे ये किसी जमींदार की हवेली थी, जहां उसके सनकी स्वभाव के चलते कई निर्दयी हत्याएं हुई। फिलहाल ये सिर्फ खंडर था, खिड़कियों की आंखें खोखली और दरवाजे का मुंह एक दानव की गुफा जैसा। मैं मीरा 17 साल की एक जिज्ञासा से भरी लड़की थी। रहस्य मेरे खून में घूमता था। हवेली नंबर 13 मेरे बचपन से ही मुझे बुलाती थी। सोशल मीडिया पर उसके हॉन्टेड होने के वीडियो देखकर मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। एक बारिश की शाम जब शहर सो चुका था, मैं चुपके से अपने घर से निकल पड़ी मुंबई की सड़कों पर। सड़कें नम थी और ठंडी हवा मेरे रोमांच को हवा दे रही थी। हवेली नज़दीक आते ही सन्नाटा गहरा गया। टूटी दीवारों से पौधे निकले हुए थे और खिड़कियों से रात का अंधकार अंदर झांक रहा था। घबराहट के बावजूद मैं कदम बढ़ाती रही। दरवाजे का पीतल सड़ा हुआ था। मैंने जोर से एक धक्का दिया और सीधा अंदर घुस गई। अंदर का अंधकार घना था, जैसे कोई काला कपड़ा ओढ़ के खड़ा हो। खामोशी के सिवाय सिर्फ चूहों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती थी। मैं सावधानी से आगे बढ़ी और मोबाइल की फ्लैशलाइट लिए उसी की रोशनी से चले जा रही थी। दीवारों पर बने अजीबोगरीब चित्र धुंधले धुंधले, कुछ शक्लों और कुछ आकृतियों जैसे प्रतीत हो रहे थे। अचानक ही खिड़की के पास मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। धीमी फुसफुसी थी, जिसका मतलब समझना मुश्किल था, पर यह आवाज़ इतना यकीन दिलाने के लिए काफ़ी थी कि उस जगह पर सिर्फ मैं अकेले नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन डर ने मेरी जिज्ञासा को कुचला नहीं। मैं खिड़की की तरफ डरते हुए गई और वहां से झांक कर देखा। बाहर बगीचे में एक आकृति खड़ी थी, एक लंबा काला साया जो कि जमीन पर फैला हुआ था। उसका चेहरा छिपा हुआ था, परंतु बस उसकी आंखें चमक रही थी, लाल अंगारों की तरह। मेरी सांस अटक गई और घुटन मुझे अपने आगोश में दबोचने लगी। वह आकृति हिली नहीं, पर सिर्फ घूरती रही मुझे। तभी बिजली चमकी और लंबी बिजली की रोशनी में मैंने देखा उसके हाथ नहीं थे, बस पंजे थे, तेज नाखूनों के साथ। मेरी चीख मेरे गले में ही दब गई। घबराहट के आगोश में मैं पीछे मुड़ी और हवेली से भागने लगी। पीछे से उसकी खुरखुरी हंसी तेज होती गई और हवा चीखने लगी। मैं दौड़ती रही, पर मेरे अंदर रुकने की हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। जब तक घर पहुंची, पूरी तरीके से पसीने से तर थी, बदहवास थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था और मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई। मम्मी ने घबराते हुए दरवाज़ा खोला और मैं रो पड़ी और उन्हें सब कुछ बता दिया। बाकी की रात मैं सो नहीं पाई। हवेली का डरावना सपना मुझे झकझोरता रहा। सुबह उठकर मैंने न्यूज़पेपर खोला तो एक खबर ने मेरी सांसें रोक दी। हवेली नंबर 13 के पास एक लावारिश लाश मिली। ये खबर हवा की तरह जोर से मेरे कानों में गूंजने लगी। लाश एक लड़की की थी और उम्र उसके मेरे जितनी ही थी। उसके माता पिता का कहना था कि वो हवेली नंबर 13 के बारे में सुनकर दीवानी हो गई थी और रात को चुपके से निकलती थी। लाश के बगल में एक घिसा हुआ मोबाइल मिला, जिसमें हवेली की खिड़की के पास खिंची हुई मेरी ही तस्वीर थी। खून मेरे चेहरे से उतर गया। क्या हवेली में रहने वाली आत्मा मेरा पीछा कर रही थी? क्या उसे मेरी जिंदगी चाहिए थी? मेरी जिंदगी एक बुरा सपना बन गई।
हवाओं में फुसफुसाहट सुनाई देती और रात में दबी हुई चीखें। मेरी नींद में खिड़की से झांकते लाल अंगारों वाले हौलनाक चेहरे आते। हर छोटी बड़ी घटना मुझे उस दुष्ट जिन की याद दिलाती और उसका सपना दिखाती। डर ने मेरी जिंदगी को कैंसर की तरह पकड़ लिया था, जो कि धीरे धीरे मुझे कमज़ोर और हताश करता गया। एक रात हताशा के सफ़ेद झाग में डूबते हुए मुझे एक भयानक ख्याल आया। क्या मैं सिर्फ खुद को बचा सकती थी? अगर मैं अपनी एक सहेली शायरा को हवेली के पास छोड़ दूं, तो शायद जिन उस पर टूट पड़ेगा और मुझे छोड़ देगा। आखिर उसकी जान से ज़्यादा तो मेरी जान ज़रूरी है ना। दुष्टता का बीज मेरे मन में पनप गया। मैंने शायरा, मेरी बचपन की प्यारी सहेली को फुसलाकर हवेली नंबर 13 के पास लाकर खड़ा कर दिया। उसके डरे हुए चेहरे को देखकर एक क्षण के लिए मेरा दिल लड़खड़ाया, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें मूंद ली और खुद बाहर आ गई। बाहर आके मैं दौड़ते हुए जाने लगी। वो खुरखुरी हंसी मुझे मेरे पीछे महसूस हो रही थी। जब घर पहुंची तो मेरी सांसें थम सी गई थी, लेकिन एक नया डर, एक गहरी ग्लानि मेरे सीने में खंजर की तरह चुभने लगी। शायरा, उसकी चीखें, उसकी दलीलें मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैंने क्या किया था? अपनी दोस्त को बलि का बकरा बनाकर खुद की जिंदगी बचाई। सुबह की अखबार की सुर्खियों ने मुझे पत्थर कर दिया। हवेली नंबर 13 के पास दूसरी लाश मिली। ये खबर ने मेरे पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। शायरा ही थी वो लाश, जो कि मेरी वजह से मेरी जिंदगी बचाने के लिए मरी थी। अब डरावनी सिर्फ रात की आवाज़ें, हवाओं की फुसफुसाहटें या फिर वो अनजान साए नहीं थे। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती का, मेरे स्वार्थ की भयानक कीमत का सबूत थे। हर सांस के साथ ग्लानि और पछतावा मुझे जैसे जलते कोयले की तरह पछताते और तड़पाते। शायरा की मौत ने मुझे पागल कर दिया। डॉक्टर्स ने थेरेपी दी और दवाइयाँ दी, लेकिन मेरी आत्मा का घाव कभी नहीं भर पाया। मैं जिंदा तो थी, मगर हर पल मौत का ख्याल मुझे जीने नहीं देता। मैं कैद थी अपने ही गुनाहों की जेल में। कुछ साल बीत गए और एक रात हवाओं की सिरहन के साथ हवेली नंबर 13 की ओर इशारा करते हुए शायरा का चेहरा मेरे सामने आ गया। उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मीरा जल्दी करो, यहाँ आओ। वो आवाज़ दयालु नहीं थी, लेकिन शांत थी, जैसे एक लंबी यात्रा का इंतज़ार कर रही हो। उस रात मैंने दरवाज़ा खोला और चुपचाप बाहर निकल गई। हवाओं की रात, खामोशी का सागर, सब कुछ पहले ऐसा था। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी लहर दौड़ी, लेकिन इस बार मेरे दिलों में डर नहीं था, बस एक अजीब व गरीब शांति थी। दरवाजे के पास वो आकृति खड़ी थी, लंबी, काली, लाल आंखों के साथ, लेकिन अब उसके चेहरे में मुझे सिर्फ दुख दिखा, गुस्सा नहीं। वो आगे बढ़ा, उसके ठंडे हाथ मेरे माथे को छुए और एक लहर सी मेरे शरीर से गुजरी। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने सफ़ेद धुंध छा गई और फिर सब कुछ साफ हो गया। मैं हवेली नंबर 13 के बाहर बैठी थी। सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी का एक अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया था। शायरा का चेहरा अब मुझे पीड़ा नहीं देता था, बस एक शांत दुख रह गया था। मैं जानती थी कि जिन ने मुझ पर दावा नहीं किया, लेकिन उसने किसी और को अपना शिकार बना लिया था। हवेली के अंदर से चीख सुनाई दी, वैसे ही जैसे शायरा के साथ हुई होंगी। मुझे पता था कि वो दुष्ट अब किसी और तक जारी रहेगा, हर रात एक नया शिकार। शायद यही मेरी सज़ा थी, मेरे गुनाह का, मेरे स्वार्थ का नतीजा। मुझे जीने की इजाज़त तो मिली, लेकिन हर सांस के साथ एक यादगार जहर मैं पीती थी। मैं अब जिंदा नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक चलता फिरता चेहरा थी, जिसकी आत्मा एक डरावनी खंडहर हवेली की नींव के नीचे दफन थी।
इस घटना का कोई सुखांत अंत नहीं है, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी घटना किसी को सबक देती है तो वो ये, ज़िंदगी में से किसी मुश्किल से निकलने के लिए कभी कोई गलत रास्ता मत चुनना, क्योंकि वो रास्ता शायद आपको जिंदा रख सकता है लेकिन आपकी आत्मा को मार डालेगा, और वो अंधेरा, वो ग्लानि जीवन भर पीछा करती रहेगी आपका, एक खामोश हवेली में छुपी हुई किसी चीख की तरह। रात अपनी घुटन फैलाए बांकुरा के जंगलों पर छा रही थी। मैं अविनाश अपने टूर ग्रुप से भटक गया था, किसी मोहक पक्षी के पीछे भागता हुआ घने पेड़ों की गुत्थी में कहीं खो गया। सूरज ढलते ही जंगल एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। सन्नाटा हवा में दबा हुआ था और पेड़ों की छायाएं राक्षसी आकृतियों में बदल रही थी, और रात का अंधकार धीरे धीरे मेरी हड्डियों में रेंगता जा रहा था। घबराहट मेरे सीने में तूफान बनकर उठने लगी। टॉर्च की रोशनी बेकार सी लगने लगी, सिर्फ पेड़ों के तनों के पास का अंधकार और गहरा सा दिखता। हर आहट में मुझे अपने पीछे किसी की सांसें सुनाई देती और हर पत्ते की सरसराहट में शिकारी की चहकना। रात जितनी गहराती, मेरी उम्मीदें उतनी ही धूमिल होती जाती। अचानक पेड़ों के पीछे से एक लाल धुंधली रोशनी टिमटिमाती हुई सी दिखाई दी, जैसे कोई भट्टी धधक रही हो। उम्मीद की एक किरण की तरह उस रोशनी की ओर मैं दौड़ पड़ा। जंगल की कटीली झाड़ियां मेरे कपड़ों को चीर रही थी, पैरों के नीचे जमीन धंस रही थी, लेकिन आशा ने मुझे हारने नहीं दिया। कुछ मिनटों के बाद एक छोटे से गांव के किनारे में पहुंच गया था। बस डर इस बात का था कि जब यहाँ पर आया था तो सबने बताया था कि यहाँ आसपास कोई गांव नहीं, कोई रिहायशी इलाका नहीं। फिर भी सारी बातों को अनदेखा करते हुए खपरेल की छत वाले झोपड़े, मिट्टी के टुकड़े और चारपाई पर बैठी हुई कुछ आकृतियों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। सब कुछ इतना असत्य सा लग रहा था, मानो एक स्वप्न की तरह, लेकिन हवा में आती हुई रोटी की महक और कुत्तों का भौंकना मुझे बता रहे थे कि शायद मैं वास्तविकता में लौट आया हूँ। मैंने एक झोपड़े के सामने आकर आवाज़ लगाई। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर झुर्रियों का नक्शा उतरा हुआ था, आंखें ज्ञान और अंधेरे के सागर जैसी। मेरी कहानी सुनकर उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं बदला, सिर्फ उसकी रूखी हथेली ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। झोपड़े के अंदर धुएं की महक से मेरी आंखें भर गई। चूल्हे पर रोटी सेकी जा रही थी और मिट्टी के बर्तन में कुछ पक रहा था। बूढ़ी औरत ने मेरे लिए रोटी और सब्जी लाकर रखी। मैं भूख से चटकारे लेकर खा गया। फिर हौसला जुटाकर उससे मैंने रास्ता पूछा। उसने अपनी झुर्रीदार उंगली से दिशा दिखाते हुए कहा, पहाड़ को पार कर ले, उस पार गांव है। सूरज निकलने से पहले वहां पहुंच जा। जंगल रात में जिंदा हो जाते हैं। उनके सामने किसी की नहीं चलती। उसकी चेतावनी ने मेरी रूह कपा दी। मैंने उसे धन्यवाद दिया और जल्दी में झोपड़े से बाहर निकल आया। घबराहट के साथ हवा में लाल चमक को मैं फिर से ढूंढने लगा। हाफते हुए उस तक पहुंचा और हड़बड़ी में मैंने पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ता अंधकार में और खतरनाक था। पैर फिसलते, पत्थर लुढ़कते, लेकिन मैं डर को मात देकर चढ़ता गया। पीछे मुड़कर देखने की मेरे अंदर हिम्मत ना थी। मुझे पता था कि रात के जीव मेरा पीछा कर रहे थे। आखिरकार सूरज की पहली किरण के साथ मैं पहाड़ की दूसरी ओर पहुंच गया और तब नीचे घाटी में एक छोटा सा गांव दिखाई पड़ा। मैं रो पड़ा, राहत और खुशी के आंसुओं के साथ। पीछे मुड़कर देखा तो धूप में जंगल नहाकर शांत था। पेड़ों की छायाएं अब पत्तियों का नटखट खेल खेल रही थी और पक्षियों की चहकना एक मधुर संगीत बना रही थी। लेकिन मेरा दिल अब भी करमिल से धड़क था। उस रात का डर बर्फ की तरह मेरी हड्डियों में जमा हुआ था। गांव पहुंचकर मैंने टूर ग्रुप को ढूंढ लिया। उनकी चिंता और राहत को देखकर मैं फिर से रो पड़ा। मुझे अपनी कहानी सुनाते हुए भी लग रहा था कि जैसे कोई बुरा सपना हो। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा,
वापस चलते हुए उस तरफ से ही चलते हैं, पता चल जाएगा कितना सच बोल रहे हो कितना झूठ। वापस बढ़ते हुए जब उस तरफ से गए तो वहाँ पर दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ ना दिखा, ना पहाड़ी के नीचे ना दूसरी ओर। वे मानते थे कि मैं खो गया था और अपनी कहानी गढ़ रहा था, पर मैं जानता था मैंने जो देखा वो सच था। वो बूढ़ी औरत, उसकी धुएंधार झोपड़ी और लाल धुंधली रोशनी, सब कुछ मेरे दिमाग में तस्वीर की तरह उभरा हुआ था। उस रात किसी जीवित नहीं बल्कि किसी अदृश्य दुनिया से साक्षात्कार मैंने ही किया था। ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हुए मैं पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखता रहता। क्या वो बूढ़ी औरत वाकई कोई देवी थी जिसने मुझे बचाया, या मैं किसी अंधविश्वास का शिकार हुआ था? ये सवाल आज भी मेरे जहन में उलझा है। बांकुरा का जंगल अब मेरे लिए सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं रहा, वो एक रहस्य है, एक डरावनी सच्चाई का। कभी कभी जब रातें सितारों की चमक से नहाती हैं तो मुझे फिर से उस लाल चमकती रोशनी की कल्पना होती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि सूरज निकलने के साथ ही वो अंधेरे की शक्तियाँ फिर से सो जाएंगी। बेशक अब मैं बांकुरा के जंगल में अकेला नहीं जाऊंगा, लेकिन उस रात का अनुभव डरावना होते हुए भी मुझे ये सिखा गया कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखे जाते हैं, और रात चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, सूरज का प्रकाश हमेशा अपने साथ लाती है। मेरा नाम पुनीत है और मैं बनारस में रहता हूँ। हमारा जो घर है वो गंगा नदी के घाट से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। डेली सुबह सुबह मैं वहाँ पर जाया करता था। घटना की तरफ बढ़ने से पहले आपको बनारस के घाटों के बारे में कुछ बता देता हूँ। हर एक मोहल्ला जो कि किसी घाट के साइड में होता है, उस घाट का नाम उसी मोहल्ले के ऊपर या फिर उस मोहल्ले में स्थित किसी मशहूर मंदिर के नाम पर रखा जाता है। जैसे कि मेरा जो एरिया है उसका नाम है शिवाला, तो यहाँ पर साइड में जो घाट है उस घाट का नाम है शिवाला घाट। कुछ दिन तक हुआ यूं कि जब भी मैं सुबह सुबह घाट पर जाता था उस टाइम पर मुझे रोड के साइड में एक औरत बैठी हुई दिखाई देती थी। उन्हें देखकर लगता था कि उन्हें काफ़ी परेशानी थी, शायद उनको उनके परिवार ने छोड़ दिया था या फिर वो खुद ही कहीं भटक कर यहाँ पर आ गई थी। हमारे शहर के बारे में एक बहुत ही बुरी बात है जो मैं आपको आज बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर भले ही कई सारे एनजीओ हैं, कई सारे संस्थान हैं, बट वो भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते। वो लोग उन्हीं लोगों की परवाह करते हैं जिनका केस हाईलाइट होता है या फिर सोशल मीडिया वगैरह पे वायरल होता है। वरना इस तरह के ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है पर कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता। वो किसी से भी कभी भी बात नहीं किया करते थे, बस जो लोग उन्हें कुछ खाना दे दिया करते थे उसी के ऊपर वो जिंदा थी। कभी कभी मैं भी उनके लिए खाना ले जाया करता था। फिर एक सुबह जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई हैं। पहली नज़र में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मर तो नहीं गई, बट जब मैंने पास ही खड़े एक व्यक्ति से पूछा तो उसने मुझे बताया कि शायद वो भूख के मारे बेहोश हो गई है। पहले तो मैंने उनके खाने वगैरह का इंतज़ाम करा और जब वो होश में आ गई उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। उसी दिन दोपहर के समय मैंने एक एनजीओ में बात करी और उन्हें उस औरत के बारे में बताया और उनसे ये भी कहा कि अगर हो सके तो उसे किसी वृद्धाश्रम में ले जा सकें। मैंने उनसे यही बोला कि उनको वहाँ तक पहुँचाने का जो इनिशियल चार्ज होगा मैं वो पे करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। 2-3 दिन तक मुझे उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। फिर एक दिन मैंने अपने ऑफिस से हाफ डे लिया और फिर मैं खुद ही एनजीओ चला गया और एक एनजीओ के ऑफिसर को मैंने अपनी रिक्वेस्ट बताई। इसके बाद वो मुझे तरह तरह की बातें बताने लगे, किस तरह से उन्हें दिक्कत होंगी और काफ़ी सारे इश्यूज, पता नहीं क्या क्या। उनकी ये सब बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि उन्हें उनकी मदद करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसी वजह से अब मैं खुद ही उनके लिए रोज़ रोज़ खाना ले जाने लगा। मैं पहले भी उनके लिए खाना लाता था पर थोड़ा इरेगुलर बेसिस पर अब मैं हर रोज़ उनके लिए खाना लाता था। बट खाना बनाना तो मुझे आता नहीं था, तो इसी वजह से रात में जो खाना बनता था मैं उसी खाने को बचाकर फ्रिज में रख देता था और अगले दिन उन्हें ले जाकर दे देता था। इस पूरे वाक्य को अब तक मैं अपनी माताजी से छुपा रहा था, पर एक सुबह मैं अपनी माताजी के द्वारा पकड़ा गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मैं किसके लिए खाना ले जा रहा हूँ।
तब मैंने उन्हें सारी बात शुरुआत से बता दी। पता नहीं क्यों पर मुझे लगा था कि मेरी माँ मुझ पर गुस्सा करेंगी, पर सारी बातें सुनने के बाद उन्हें काफ़ी खुशी हुई कि मैं उनकी मदद कर रहा था और उन्होंने फिर कहा कि अब से मैं उनके लिए खाना ले जाया करूँगी या भिजवा दिया करूँगी। उस दिन मेरी माँ ने सुबह सुबह अपने हाथों से ताज़ा खाना बनाया और हम दोनों ही वहाँ पर उन्हें खाना देने के लिए गए। मेरी माताजी ने उन्हें खाना दिया और उनसे उनका नाम पूछा, बट उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। बट उनकी आंखें देखकर लग रहा था कि मानो वो एकदम से ही रो देंगी। सच में उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। वापस आते समय मेरी मम्मी ने उनसे ये भी कह दिया कि हमारे घर में नीचे एक कमरा है जो कि खाली है, उसमें कुछ सामान रखा है, अगर आप कहोगी तो मैं आपके लिए वो साफ़ करवा दूंगी, अगर आप वहाँ पर रहना चाहो तो रह सकती हो। पर उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद मेरी माताजी डेली उनके लिए खाना और कुछ कपड़े वगैरह भिजवा दिया करती थी। ये चीज़ अगले 2 सालों तक कंटिन्यू चलती रही। उनको अब मैं घाट वाली मौसी बुलाना शुरू कर दिया था। मेरी माताजी अब उनसे बात वगैरह करने लगी थी और उन्हें पता लग गया था कि वो कहाँ की है। उन्होंने बताया कि दरअसल वो बंगाली थी। उनके परिवार वालों ने पता नहीं किस वजह से उनको पास ही की एक धर्मशाला में छोड़ दिया। यहाँ पर वो किसी पूजा पाठ के काम से आए थे, पर उनके घर वालों ने उनको वहीं पर छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। मेरी माताजी ने पूछा भी उनसे कि क्या वो अपने घर में वापस जाना चाहती हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोला कि मैं यहीं पर मर जाऊंगी, पर वापस उनके पास नहीं जाऊंगी। कभी कभी जब मेरी माताजी वहाँ पर नहीं जा पाती थी तो हमारे घर में जो कभी कभी एक खाना बनाने वाली आंटी आती थी, उनके हाथों वो खाना भिजवा दिया करती थी। तो एक दोपहर को जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे मेरी माताजी का कॉल आया और उन्होंने बताया कि जब आंटी उन्हें खाना देने के लिए गई तो वहाँ पर नहीं थी। इस बात को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो कभी भी कहीं पर भी नहीं जाती थी और हमेशा वहीं पर रहती थी। उस शाम मैं थोड़ा जल्दी ऑफिस से निकल गया और घर जाने के बजाय सीधा घाट के पास गया। मैंने आसपास के लोगों से ही पूछा, पर किसी ने भी कोई ढंग का जवाब मुझे नहीं दिया। मैंने उन्हें काफ़ी खोजने की कोशिश करी, पर कुछ भी पता नहीं लग पाया। फिर मैंने माँ से कहा कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर उन्हें दोबारा ढूंढने जाऊँगा। उसी रात लगभग रात के 10 बजे के आसपास मैं अपनी बालकनी में बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ चली गई, और कुछ ऑफिस की भी टेंशन थी, इस बारे में भी मैं सोच रहा था। तब एकदम से मेरी नज़र नीचे दरवाजे के पास पड़ी तो मैंने देखा कि घाट वाली मौसी वहाँ पर खड़ी हुई थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया, माँ, मौसी आ गई है, जाके नीचे गेट खोलो। मेरी माँ भी तुरंत ही वहाँ पर गई और उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैं भी इतने नीचे आ चुका था, पर हम दोनों जब तक वहाँ पहुँचे तो हम हैरान रह गए ये देखकर कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अगली सुबह जब मैं वहाँ पर दोबारा गया और उनके बारे में इधर उधर पूछा, तब जाकर एक आदमी से मुझे पता चला कि कल सुबह उनको एक मंदिर के पास जाते हुए देखा गया था। जब मैं उस मंदिर के पास में गया तब मुझे काफ़ी ज़्यादा दुखद बात पता चली। मुझे वहाँ पर पता चला कि वो घाट वाली मौसी वहाँ पर कल सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास आई थी। उसके बाद पता नहीं किस वजह से पर उन्होंने कांच के टुकड़े चबाकर आत्महत्या कर ली। इस बात को सुनकर मेरा दिल एकदम से टूटता गया और मैं उदास मन के साथ थोड़ा रोते हुए अपने घर आ गया। जब मैंने अपनी माताजी को बताया तो वो भी उनके लिए रोने लगी। हमें उनकी मौत का कारण तक भी नहीं पता चला था। बट फिर मुझे जब रात वाली बात याद आई तो मेरे मन में आया कि शायद वो बस मेरी माताजी को आखिरी बार शुक्रिया कहने के लिए ही हमारे घर तक आई। ये सच्ची घटना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये साल 2004 की गर्मियों की है। ये घटना मेरी मम्मी के साथ घटी थी। मेरी मम्मी की 2 और बहनें हैं, यानी कि मेरी मासी, उनकी भी शादी हो चुकी है। बड़ी मासी एक कॉलेज में लाइब्रेरियन हैं। उनके हस्बैंड उसी कॉलेज में एक लेक्चरर हैं। उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम तान्या और चिराग है। गर्मियों की छुट्टियों के समय पर मेरी मौसी अक्सर हमारे घर पर आया करती थी। उनके साथ मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि वो मेरे से काफ़ी हंसी मजाक भी करती रहती थी, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। इसके अलावा वो मेरे लिए काफ़ी सारा सामान और कपड़े वगैरह भी लेके आया करती थी, इसीलिए मेरी माँ से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब घटना पर आता हूँ।
जैसा कि मैंने बताया कि गर्मियों का मौसम था, तो मेरी मम्मी छत पर घर में पापड़ बनाती थी। एक शाम को जब वो छत पर से पापड़ उठाने के लिए गई, जो कि उन्होंने सूखने के लिए वहाँ पर रखे थे, तो सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्होंने सीढ़ी के ऊपर एक काला उल्लू देखा, जो कि बाएं से दाएं की तरफ लगातार चक्कर लगाए जा रहा था। और उसके बाद वो एक जगह पर जाकर बैठ गया। मेरी मम्मी के मुताबिक ये एक अपशगुन था, और इस बात से मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दरअसल वो बहुत जल्दी घबरा जाती थी, पर उनका डर किसी तरीके से शाम तक सही हो गया, क्योंकि उसी शाम लगभग 7-8 बजे के आसपास जब वो छत पर गई थोड़ी हवा लेने के लिए, उस टाइम पर भी उनके मन में वही शाम वाली घटना चल रही थी और वो उसे सोचकर परेशान हो रही थी। तब एकदम से ही उनकी नज़र सामने की तरफ पड़ी, तो उन्होंने देखा कि मेरी बड़ी मौसी की बेटी तान्या उनसे 10-15 फीट की दूरी पर खड़ी है और एकदम चुपचाप खड़ी हुई है। मेरी मम्मी उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और उन्होंने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया, बट तान्या उन्हें जवाब देने की जगह वापस से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। तब मेरी मम्मी ने देखा कि तान्या एक्चुअली में चल नहीं रही थी, बल्कि एक तरीके से मानो हवा में ऊपर उड़ रही थी या तैर रही थी। मेरी मम्मी उसके पीछे पीछे जाने लगी, तो और जब वो सीढ़ी के पास तक आई तो उन्होंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे आ गई और हमारे पास आकर पूछने लगी कि तान्या कहाँ है। उनकी बात सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि क्या बोल रही हैं। इसके बाद हम लोग ये सोचकर और हैरान हो गए कि मम्मी ने कोई भूत देखा जो कि हमारे कज़न के जैसा है। बट मेरी मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा घबराने लगी। तब हमारे घर में फ़ोन नहीं था, पड़ोस में था। वो पड़ोस वाले घर में गई और वहाँ से उन्होंने फ़ोन करा, बट एक बार में किसी ने नहीं उठाया। जब उन्होंने 3-4 बार फ़ोन करा, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया, तो मेरी मम्मी वहाँ से वापस आ गई और सोचने लगी कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं। तब मम्मी को हम सब ने बहला फुसला कर जैसे तैसे सुला दिया। बट उसी रात हमें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और बुरी खबर मिली। पापा ने हमें बताया कि बड़ी मौसी की बेटी तान्या ने शाम करीब 6-7 बजे के आसपास सुसाइड कर लिया है। ये बात उन्हें उनके गांव के एक आदमी से पता लगी थी, जिसका बड़ा भाई मेरे पापा की कंपनी में काम करता था। जैसे ही हमें ये बात पता लगी, हम फ़ौरन ही वहाँ से निकल पड़े। हम कानपुर में रहते हैं और मासी इलाहाबाद में, जो कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। हमें पहुँचते पहुँचते लगभग सुबह के 4 बज गए थे। तान्या की बॉडी को ऑलरेडी पुलिस ऑटोप्सी के लिए ले जा चुकी थी। फूफा जी ने बताया कि वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। सबको लग रहा था कि वो सो रही है, बट उन्होंने जहर ले लिया था। खैर, उनकी सुसाइड का रीज़न तो हमें कभी नहीं पता चल पाया, बट ये बात सोचकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर और हैरानी होती है कि जब वो मरी तो मेरी मम्मी को वो उनकी छत पर दिखाई दी, हम सभी से बहुत दूर जाने से पहले एक आखिरी बार। सर, यहाँ हमें खुदाई के दौरान कुछ मिला है, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? ओके, मैं आता हूँ। ये देखिए सर, ये क्या लिखा है इन पत्थरों पर? हमें बेड़ियों में ही रहने दो। आपको वहाँ से खुदाई के दौरान क्या क्या मिला? हमें कई तरह के प्राचीन पत्थरों के हथियार मिले और कुछ लेख भी, जिनमें उनके द्वारा कैदियों को सजा देने का वर्णन था। वे सभी बहुत दुर्दर्श किस्म के थे। उनकी कैदियों को सजा देने की शैली में ये झलकता है। मुझे कुछ और भी मिला है। क्या मिला है तुम्हें? एक कैदीगार, जिसमें अंदर कुछ टूटे फूटे पत्थरों पर यह लेख लिखा हुआ था, कहकर उसने एक तस्वीर दिखाई, हमें बेड़ियों में रहने दो। ऐसा कोई भी कैदी भला क्यों लिखेगा, वो भी उन दुर्दांत हथियारों के बीच रहकर? लगता है कोई विक्षिप्त कैदी रहा होगा। हाँ, शायद यही बात होगी। ठीक है, आप सब जाइए और ये तस्वीर मुझे दे दीजिए। जी ज़रूर। कोई कैदी भला ऐसा क्यों लिखेगा? कई 100 साल पहले। माँ, इन सलाखों के पार की दुनिया कैसी होगी? दुनिया बहुत बुरी है मेरी बच्ची, वो भूतों से भरी पड़ी है, और जितना अंधेरा यहाँ है ना, उससे कहीं अधिक अंधेरा इन सलाखों के बाहर रहने वाले लोग अपने अंदर लिए घूमते हैं। माँ, सच में दुनिया इतनी डरावनी है? हाँ मेरी बच्ची,
और ये जो बेड़ियाँ तेरे पैरों में बांधी गई है ना, ये तेरी सुरक्षा के लिए है। जब तक ये बेड़ियाँ तेरे पैरों में है, वो बाहर के भेड़िए तुझे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन माँ, उस दिन तो हमारे सामने के कैद में रहने आए चाचा बता रहे थे कि ये बेड़ियाँ जानवरों को बांधी जाती है और वो जानवर तुम सभी हो। ऐसा कहकर वो बाहर के सभी सिपाहियों को संबोधित कर रहे थे और फिर वो सभी उनकी बेड़ियाँ खोलकर उन्हें अपने साथ कहीं ले गए, लेकिन वापस नहीं लाए। शायद उन्हें आज़ाद कर दिया माँ। मैं अगर उनसे बोलूँ कि वो इन बेड़ियों को खोल दे तो क्या वो मान जाएंगे? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से कहा। खबरदार जो उनसे कुछ कहा। ऐसा कहकर उसकी माँ ने उसे जोर का थप्पड़ जड़ दिया। उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर कुछ सिपाही आए और कहा, चुप करा इसे, नहीं तो इसे भी ले जाकर, और हंसने लगे। नहीं, वो जोरों से चिल्लाई और अपनी बच्ची को अपने आगोश में लेकर चुप कराने का प्रयास करने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर वो सिपाही वहां से हंसते हुए चले गए। वो अपने कुछ वर्षों पहले की यादों में चली गई, जब वो खुद एक 13 बरस की बच्ची थी और अपने परिजनों के साथ मेला देखने गई थी। तब वहाँ ही दुश्मन मुल्क के लोगों ने धावा बोल दिया था। उस रोज से ही वहाँ के लोगों को उन लोगों ने गुलाम बना लिया और बगावत करने वालों को मारना शुरू कर दिया। कई लोगों को उन्होंने पहले ही मार दिया था। स्त्री और बच्चों को गुलाम बनाकर इन कैदगारों में डाल दिया था, जहाँ वो दरिंदे उनका शोषण करते थे। वो वहाँ बिल्कुल अकेली थी और अपने साथ हुए उन अत्याचारों को याद करती थी। जब कुछ दिनों से उस पर नजर रख रहे सिपाहियों में से किसी ने उसके साथ ही वो सब किया था, जिसकी वजह से वो एक बच्ची से होकर भी इतनी कम उम्र में माँ बन गई थी। उसे पता न था वो हर रात उसकी बेड़ियाँ छुड़ाकर उस कैदगार से उसे ले जाता और रात में उसके साथ वो सब करता, जिसकी वजह से उसे इन बेड़ियों से छूटे जाने से घृणा हो गई थी। और उसकी बच्ची ने भी इन्हीं सलाखों के पीछे बनी कैद में ही जन्म लिया, जिसे ये भी नहीं पता था कि दुनिया कैसी थी। जब भी वो किसी कैदी को सज़ा के लिए उसकी बेड़ियाँ छुड़ाकर ले जाया जाता तो वो यही सोचती कि वो शायद आज़ाद हो गए होंगे, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल जुदा थी। उसकी माँ ने उन बेड़ियों को ही उसकी सुरक्षा के तौर पर देखा था। दिन बीतते गए और अब उसकी बच्ची उसकी हम उम्र हो चुकी थी जब उसकी माँ यहाँ लाई गई थी। कल हम तुझे ले जाएंगे, उन सिपाहियों ने उस बच्ची से कहा और हंसते हुए वहाँ से चले गए। माँ, आपने सुना? कल मैं आज़ाद हो जाऊँगी, ये मेरी बेड़ियाँ खोल देंगे, फिर मैं इनसे मन्नत करके आपको भी यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊँगी। आप सुन रही हो ना माँ? कुछ तो बोलिए। उसकी माँ बिल्कुल जड़ चुकी थी। उसे अपने साथ हुए सारे जुल्म याद आ रहे थे और वही आज की रात के बाद उसकी बच्ची के साथ भी होने वाला था। हम आज़ाद हो जाएंगे माँ, ऐसा कहकर उसकी बच्ची सो गई। उसकी माँ अब भी अपने चारों ओर के अंधकार से घिरे उस कैद को देख रही थी, जिसका अंधकार उसके साथ हुए कृत्य जितना अंधकार में नहीं था। वो विरासत में अपनी बच्ची को इस कैद की अंधकार सौंपती बजाय उसके अंदर दबे उसके साथ हुए कुकृत्यों के अंधकार के। उसने अपनी बच्ची की बेड़ियों को देखा और फिर सभी कैदियों के सो जाने के बाद उसने अपनी बच्ची को उठाया और कहा कि कुछ भी हो जाए तू इन बेड़ियों को नहीं खुलने देगी, तू उनके साथ नहीं जाएगी। लेकिन माँ, आप मुझे आज़ाद क्यों नहीं करना चाहती? तू बस इन बेड़ियों को मत खोलने देना, उसकी माँ ने उससे कहा। वो बच्ची अपनी माँ की बातों का पर्याय ना समझ पाने के कारण उसे सोने दो ना माँ कहकर सोने लगी। उसकी माँ बस रोए जा रही थी और उसे अपनी बेटी का उसकी बातों को ना समझ पाना बहुत चुभ रहा था। वो उसके सामने वो सारे डरावने पहलू नहीं रखना चाहती थी जो उसने अपनी बेटी की उम्र में देखे थे, और फिर उसकी बेटी यही सब कुछ उसकी उम्र में देखती। उसने पास ही में रखे एक पत्थर पर कुछ लिखा और फिर उसे उठाकर जोरों से उसी स्थान पर जोर जोर से पटकने लगी जिसके नीचे उसकी बेटी सोई हुई थी, जिससे वो कुछ देर छटपटाहट के बाद ही शांत हो गई। दूसरी रोज़ जब वो सिपाही आए तो वहाँ उन्होंने वो नज़ारा देखा। उस बच्ची की माँ चिल्लाते हुए विक्षिप्तों की भांति कह रही थी कि हमें बेड़ियों में ही रहने दो, बेड़ियों में ही रहने दो हमें।
ये आप क्या कह रही हैं? वो लड़की तो मर चुकी है। वो कहीं बाहर से आई थी, यहाँ पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रही थी। वैसे भी यहाँ हर साल कई बच्चे आते हैं इसी वजह से, और आते ही कुछ लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं। और शायद उसे भी वो गलत लोग मिल गए थे, जो कि शुरू में तो उसके साथ दोस्ती का नाटक कर रहे थे, फिर उन्होंने उसका ध्यान भटकाया और चारों इन नशीली वस्तुओं को बेचने से जुड़े थे। और आज से 4 साल पहले ही उन लोगों ने उसी हैलोवीन की रात इसे नशे में मार डाला। उसके बाद अगले हैलोवीन को उन चारों की लाश यहाँ मिली, ठीक उसी हालत में जैसे उस लड़की की थी। आपने इस तरह से सवाल का जवाब दे ही दिया इंस्पेक्टर। ये सब वही कर रही है, ये हो ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर बोले, अगर ये नहीं हो सकता तो हर हैलोवीन को इस घर से बात करने की आवाज़ें क्यों आती हैं, वो भी किसी लड़की की, जैसे कल रात को आई थी। उन आंटी ने बोला, मैंने पिछली बार खुद रुक कर यहाँ देखा था, वो भी हैलोवीन की रात को, और वो आवाज़ें मुझे भी आई थी उस कमरे से जहाँ से उस लड़की की लाश मिली थी। लेकिन वहाँ बातचीत का कोई ज़रिया था ही नहीं, वो बिल्कुल खाली था। लेकिन उस रोज़ यहाँ कोई वारदात नहीं हुई। हमने सोचा कि ये सब बंद हो गया, लेकिन ये बातें। फिर से उस इंस्पेक्टर ने कहा, सबको मानना पड़ेगा कि ये सारे कत्ल वो लड़की ही कर रही है। उन आंटी ने जोर से कहा, कानून सबूत मांगता है, ये भूत वूत की बातें नहीं। कहकर वो इंस्पेक्टर वहां से चला गया। अगले हैलोवीन पर, दी लगता है कोई आया है। इतनी रात में तू मत जा, हो सकता है कोई अपराधी हो। छोटे बच्चे होंगे दी, ट्रिक और ट्रीट करने आए होंगे। मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। अरे लेकिन जी, चॉकलेट्स तो नहीं है, क्या चाहिए आपको? कहकर वो उसे अपने साथ ले गई। ये घटना कविता नाम की एक लड़की की है। बचपन से ही उसे भूत प्रेत की कहानियां बहुत पसंद थी। कविता पढ़ाई और खेलकूद में बहुत अच्छी थी, पर उसमें केवल एक कमी थी, वो बहुत डरपोक थी। किसी भी बात पर वो आसानी से विश्वास कर लेती थी। अब वो इंटर पास कर चुकी थी। उसके मेधावी होने की वजह से उसके सहपाठी उससे बहुत जलन करते थे, किंतु उससे कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन कॉलेज में पिकनिक का प्रोग्राम बना। कविता भी उस पिकनिक में जाना चाहती थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे, कारण वो संपन्न परिवार से नहीं थी। शुरुआत से ही मेधावी होने की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से शहर के एक बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था, पर यह सब केवल उसकी पढ़ाई में ही खर्च हो जाता था। सरिता कॉलेज पिकनिक में जाना चाहती थी, ये बात रीमा को पता चल गई। रीमा, जो कि एक रिच फैमिली से थी, वो कविता से बहुत जलती थी, कारण कविता कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी और रीमा सेकंड, जिसकी वजह से सारे सहपाठी कविता की तारीफ करते थे। रीमा उससे बदला लेना चाहती थी, अतः उसने एक योजना बनाई। उसने कविता को कहा कि वो उसे पिकनिक पर अपने साथ ले चलेगी, पर वहां जाकर उसे रीमा का दिया एक टास्क पूरा करना होगा। कविता राजी हो गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे रीमा की बात मान ली। पिकनिक का दिन। रीमा ने बहुत सी जगहों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना था। वो जगहें जो कि प्रेत बाधित मानी जाती थी। चूंकि कॉलेज की पिकनिक ट्रिप जगदलपुर जा रही थी, अतः उसने उस जगह के बारे में पढ़ना शुरू करा। जगदलपुर पर्यटन की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान शहर के लिए आय का मुख्य स्रोत है। जगदलपुर में मजेदार और मनमोहक दिखने वाले पर्यटकों के लिए शहर को सही मायनों में स्वर्ग कहा जाता है। शहर कई वन्यजीवों, मंदिरों, झरनों, गुफाओं, झीलों और संग्रहालयों जैसी हर चीज से संपन्न है। जगदलपुर में कुछ घूमने की जगह हैं, जैसे कि चित्रकूट झरना, तीरथगढ़ झरना, दंतेश्वरी मंदिर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बारसूर में ऐतिहासिक मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, मावली मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि हैं। भारत सरकार ने जगदलपुर, तीरथगढ़, चित्रकूट, बारसूर, दंतेवाड़ा, तीरथगढ़ सर्किट की पहचान भारत में 45 मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन सर्किट में से एक के रूप में की गई है, जो फुटफॉल्स और उनकी भविष्य की पर्यटन क्षमता के आधार पर है। ये तो उस जगह की विशिष्टता के बारे में था। तभी रीमा को कुछ ऐसा लिखा मिला
जिसकी उसे तलाश थी। जगदलपुर का हॉन्टेड हाउस। छत्तीसगढ़ के बस्तर और बांकावाद के पास एक पुराना घर है जिसे शहर में हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। इस प्रेत बाधित घर से एक कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि कभी कोई व्यक्ति ने बड़ा साहस दिखाकर इस घर में घुसने की कोशिश करी थी, पर वो बाहर ना आ सका। जानकारों का मानना है कि इस प्रेत बाधित घर में बसने वाली आत्मा ने उस इंसान को अपना शिकार बना लिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस घर पर किसी शैतान का साया है। अगर कोई यहाँ लंबे समय तक रहने की कोशिश करता है तो यहाँ रहने वाला प्रेत उसे परेशान करता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ रहने वाला प्रेत इंसान के पास आकर उसकी आत्मा को निकाल लेता है। हालांकि इन सभी तथ्यों में कितनी सच्चाई है, इस विषय में कुछ सटीक जानकारी नहीं थी। रीमा को लगा कि अब वो अपना बदला ले सकती है। सुबह की शुरुआत एक उजाले के साथ हुई और कविता आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो कॉलेज ट्रिप पर जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ रीमा भी बहुत खुश थी, पर दोनों की खुशियों में बहुत बड़ा अंतर था। बस को आने में अभी समय था। सभी बहुत ही बेसब्री से बस का इंतजार कर रहे थे। बस आधा घंटा लेट आई। ड्राइवर के लेट आने पर प्रभारी टीचर भड़क गए, पर थोड़ी बहस के बाद मामला शांत हो गया और बस चल पड़ी। सभी अपनी मस्ती में थे। कविता विंडो सीट पर बैठी थी और उसने बाहर के दृश्यों का आनंद लेना शुरू करा। सुबह से दोपहर हो चली थी और सर्दियों का मौसम था तो ठंडी हवाएं चलने लगी। अतः कविता ने विंडो मिरर ऊपर कर लिया और एक नोवेल खोलकर पढ़ने लगी। बस दोपहर के वक्त चित्रकूट पहुंच गई। रीमा और कविता बस से बाहर आई। बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह किस तरह की कहानी है, इसमें तो कोई भूत प्रेत या फिर ऐसा कुछ अब तक है नहीं। सब चीजें होंगी, बस थोड़ा रुकिए। रीमा ने कविता से कहा कि तुम्हें वो शर्त तो याद है ना जो मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें मेरा एक टास्क पूरा करना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो? कविता ने हाँ कहा। अब दोनों ही रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो चुकी थी और अब दोनों ही चलने को तैयार थे। उनके कॉलेज ने बाकावंद के पास ही एक जंगल में टेंट की तैयारी कर ली थी, अतः यहाँ से वो भूतिया घर ज़्यादा दूर नहीं था। कविता ने एक टॉर्च, कुछ बैटरीज और कुछ खाने का सामान अपने बैग में रख लिया था और अब वे दोनों जंगल के रास्ते उस घर की ओर चल पड़े। वैसे तो वो घर शहर के अंदर आता था, पर साथ ही जंगल की सीमा से जुड़ा हुआ भी था। वो खंडहर था और वर्तमान में उसके आसपास के पेड़ पूरी तरह से सूख चुके थे। उस जगह को देखकर ऐसा लगता था मानो कोई अरसों से वहां पर नहीं आया हो। उस भूतिया घर ने अपने आसपास की सभी चीजों को मानो एक तरीके से श्रापित कर दिया हो। घर के आसपास मेड़े बनी हुई थी जो पूरी तरह से आपस में उलझ चुकी थी। जैसे ही उन दोनों ने मेड़ के रास्ते प्रवेश करना चाहा, रीमा का पैर मेड़ की झाड़ियों में उलझ गया। कविता ने उसकी मदद की और रीमा ने उससे कहा कि वो उस घर के अंदर जाकर कुछ देर रहकर दिखाए। उसने कविता से ये बात छुपाई थी कि ये घर हॉन्टेड है। कविता थोड़ी देर सोचने लगी, पर फिर उसने सोचा कि वो रीमा की वजह से ही तो ट्रिप पर आई है, अतः उसने ऐसा करने के लिए हाँ कह दिया। घर पूरा जादू से भरा पड़ा था। अंदर गुप्त अंधेरा था और कविता ने टॉर्च ऑन करी और इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। उसे उसके पैरों के आवाज के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसके पास से होकर एक परछाई गुजरी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे बचपन में सुनी हुई भूत प्रेत की सारी कहानियां याद आ गई। वो बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ी, पर दरवाजा बंद हो चुका था। अब उसकी टॉर्च की लाइट भी जलने बुझने लगी थी। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक्स्ट्रा बैटरीज थी। उसने अपने बैग से बैटरी निकाली, लेकिन बैटरी उसके हाथ से गिर गई और अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। रीमा ने उसकी चीख सुनी, पर उसने अनसुना कर दिया। कविता ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और अंधेरे में ही बैटरी ढूंढने लगी। तभी उसका हाथ किसी ने खींचा और वो जोर से चिल्ला के डर के मारे बेहोश हो गई। इधर रीमा सोच रही थी कि उसका बदला पूरा हो गया। रीमा सुबह होने से पहले अपने टेंट में आ चुकी थी और अब वो इंतजार करने लगी।
सुबह हो चुकी थी और सभी वापस जाने की तैयारी करने लगे। प्रभारी टीचर ने सबकी गिनती शुरू करी, पर कविता का नंबर आने पर वो एब्सेंट थी। सभी लोग परेशान हो गए और काफ़ी खोजने पर भी उसका कोई पता नहीं चल पाया था। इसीलिए टीचर्स ने अब वहाँ की लोकल पुलिस को सूचना दी और बाकी सभी को लेकर वो वहाँ से रवाना हो गए। इस घटना को कई दिन बीत चुके थे। अब रीमा अब क्लास में सबकी चहेती बन चुकी थी और अब वो अपनी क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। तभी एक रात जब वो घर में अकेली थी, तभी लाइट एकदम से चली गई और उसने जैसे ही मोमबत्ती जलाई, उसे अपने सामने एक भयानक काली परछाई दिखाई दी। वो उसे एकटक घूरे जा रही थी। वो कविता थी जो कि मर चुकी थी और अब उसकी आत्मा रीमा के साथ आ चुकी थी। उसने रीमा को मार डाला और उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर उसी खंडहर में चली गई जहां उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद से वो फिर से कभी किसी को भी नहीं दिखी और कहीं ना कहीं लोगों को भी शक हो गया कि इन दोनों की मौत का आपस में कुछ न कुछ संबंध ज़रूर है।